हेलो बच्चों, आरकेएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कक्षा 12वीं रसायन। तो जिस प्रकार आप जीव विज्ञान को पूरा डीपली से पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार रसायन को भी पूरा डीपली से पूरा बेसिक पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहले वीडियो हम सभी चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ाएंगे और सभी चैप्टर के पहले वीडियो आप लोग का पूरा बेसिक रहेगा, ठीक है। और बेसिक के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, आगे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज कक्षा 12वीं रसायन। एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से है। ये आपका दो चीज में हेल्प करेगा। पहले तो 12वीं में बेस्ट परसेंट आएगा, एक नंबर नहीं कटेगा। और साथ साथ आप नीट की तैयारी भी और कंपटीशन की तैयारी भी इसमें कर सकते हैं। और साइंस से कीड़ा भी बन सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, नोट्स तैयार करते जाना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं रसायन। और अध्याय आपका है उप सह संयोजक यौगिक। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 9 में आपको दिया गया है उप सह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो अध्याय है, बहुत ही सरल है और साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे इस प्रकार के यौगिक बनते हैं जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, रंगों बनाने में, है ना, रंग बनाने में, साथ साथ दवाई बनाने में, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि स्वयं क्या है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो पहले आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, इंट्रो दूंगा इसका। बेसिक के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका निर्माण कैसे होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, ये स्कूलों में क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो केवल परिभाषा बता देते हैं। क्योंकि देखो, संकुल यौगिक के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको संकुल यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है। उप सह संयोजक यौगिक को संकुल यौगिक भी कहते हैं। और केवल परिभाषा पढ़कर कुछ एग्जाम्पल देके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये होता है। जबकि इसका थियोरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है, उसको हम लोग समझेंगे, पूरा डीपली समझेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उप सह संयोजक यौगिक। अब मेरा उद्देश्य आपको रटाना बिल्कुल भी नहीं है, ओनली समझाना है, ठीक है, और समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका उप सह संयोजक यौगिक। कुछ मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा कैसे इसका बंध बनता है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर समझ में आता जाएगा। यदि एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, केवल आईयूपीएससी नाम है और कुछ संकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। अब देखो, यहाँ पर समावेशिता भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं रहने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अब आज इंट्रो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रो। और इंट्रो इतना बेस्ट तरीके से आप लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा कि आप लोग एक बार देखोगे तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हो अमोनिया के बारे में, ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अमोनिया इस प्रकार से संरचना होता है, ये देखो, ठीक है। एक 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या होते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर चलो इसको लिख देता हूं मैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ताकि आप लोग के माइंड में हमेशा ये बना रहे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है अपना स्टफ पूरा किस प्रकार करता है, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संचित है, ये देखो 2 हो गया, 3 4 5, है ना, 6 7 और 8 हो गए। और ये पूर्णतः क्या है आपका? सहसंयोजी बंध है। क्या है आपका? सहसंयोजी बंध। इस चीज की याद रखना, सहसंयोजी बंध। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का संयोग हुआ है, समझो, ठीक है, सहसंयोजी बंध। आया? एकदम क्लियर हुआ माइंड में। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का आपका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से है। और हाइड्रोजन का डुप्लेट तो होता है, पता है, कर लिए, 1 और 2 इसके पास है, इतना क्लियर है। अब मान लो इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन माने H+ कोई आ गया, इसको ध्यान समझना है।
H प्लस आ गया। अब देखो यहाँ पर H प्लस मतलब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूर्णतः क्या है, गरीब है समझो। ये जो है इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और प्लस बना के किसके समीप आ गया, नाइट्रोजन के समीप आ गया। और नाइट्रोजन को बोलता है कि नाइट्रोजन भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल के रिक्वेस्ट कर रहे समझो। अब यहाँ पर देखो सहसंयोजी बंध तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। और संयोजी बंध बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, मैंने हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा त्याग दिए समझो, है ना। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पूर्णतः हाइड्रोजन को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को दे दिया तो हाइड्रोजन का घर तो बच जाएगा, पर यहाँ पर नाइट्रोजन का घर क्या है, उजड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ नहीं आ रहा है, मैं इसका स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। यदि ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो नाइट्रोजन का स्टॉक खत्म हो जाएगा, माने ये यौगिक समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन है, समझते जाओ, ठीक है, ये जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है। और यहाँ पर एक बॉन्ड साइन होता है, ये बॉन्ड साइन होता है कि भैया मैं तुमको दो इलेक्ट्रॉन तो दे रहा हूं पर तू मुझको छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है समझो, ये नाइट्रोजन जो है दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड साइन हो रहा है, कहना मतलब एक चीज है कि यहाँ पर एक बंध बन रहा है। ठीक है, इस बंध में ये कंडीशन है कि मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा, जो नाइट्रोजन है दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है समझो, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, लेकिन हाइड्रोजन इसको छोड़कर नहीं जा सकता। आए समझ में, तब इस कंडीशन में बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजी बंध, इसको समझना है। आए समझ में, क्या बोलता है, उप सहसंयोजी बंध। तो ये क्या बन गया यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन, फिर ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो इसको तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं, इस चीज को याद रखना, तीर के निशान द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की डुप्लेट होता है तो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी गिनाएंगे और यहाँ पर इसका भी गिनाएंगे, ये नाइट्रोजन का भी गिनाएंगे, तो इसका भी देखो 8 कंप्लीट हो गया। आए समझ में, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन है संयोजी बंध नहीं बना सकता, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता है, नाइट्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है और बोलता है कि तू मेरे को छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर एक बंध बनता है जिस बंध को बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। आए समझ में, उप सहसंयोजी बंध किसको बोलते हैं, और उप सहसंयोजी बंध के द्वारा बने हुए यौगिक को ही उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर तीर का निशान क्या शो कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के भी हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के भी हैं। तो नाइट्रोजन के भी देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के दोनों काउंट होंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके भी काउंट होंगे, हाइड्रोजन के। तब बन गया यहाँ पर ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास पहले तो इलेक्ट्रॉन नहीं था, हाइड्रोजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन अपना खुद का बिना नुकसान किए, नाइट्रोजन जो है अपना खुद का बिना नुकसान किए इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को, माने इसका भी घर बस गया और इसका भी घर बस गया। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के यौगिक को गुरु कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है, अर्थात गुरु कोष्ठक के अंदर होता है। और इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कभी भी इस कोष्ठक से बाहर नहीं निकल सकता, अर्थात नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को बांध लिया है, नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को बांध लिया है, वो कभी भी इस कोष्ठक से, मतलब नाइट्रोजन को छोड़कर बाहर कभी भी नहीं जा सकता। आए समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्या दिया है आपको, मैंने हाइड्रोजन को क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो देने वाले में क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। आए समझ में, क्लियर हुआ। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इस चीज को याद रखना है आपको, उप सहसंयोजक यौगिक में जो ब्रैकेट के अंदर होता है,
जो गुरु कोष्ठक के अंदर में होता है वो बंधा रहता है, किसके द्वारा? उप सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधा रहता है। और जब बंधा रहता है वह परमाणु या अणु कभी भी उस ब्रैकेट से बाहर नहीं जा सकता। इसको अपने माइंड में बैठा के रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज हो गया। अब इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ। पहले देखो यहाँ पर एन है, एच कितना हो गया? 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज के रूप में रहेगा, यहाँ पर NH, तो इसको बोलते हैं आपका अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? आपका अमोनियम आयन। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस को संतुलित करने के लिए क्या चाहिए हमको? माइनस चाहिए। तो मान लो इसके समीप में कौन आ गया आपका? Cl माइनस, Cl माइनस। तो अब क्या बना लेगा ये? NH, ये 4 प्लस आना, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया ये, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। तो आपको समझ में आ चुका है कि उप सहसंयोजन यौगिक कैसे बनते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था NH3 का, अमोनिया का। देखो N के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉनिक बम होते हैं, साथ में आपके ये एक्स्ट्रा का भी पूरा हुआ है, समझो। अब इसके समीप में कोई हाइड्रोजन प्लस आयन आ गया जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका घर उजड़ चुका है, समझो, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब इसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये तू मेरे को छोड़कर कभी मत जाना। अर्थात बॉन्ड साइन होता है, वही बॉन्ड बनता है आपका उप सहसंयोजी बंध। फिर उस प्रकार देखो क्या हो गया? नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड में साइन कराता है कि तू यहाँ मेरे को छोड़कर नहीं जाएगा, तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अर्थात नाइट्रोजन जो है अपना खुद का बिना नुकसान किए अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक है, और अपने अंदर उसको बांध के रख लेता है। और जो बांध के रखता है वहां पर एक बंध बनता है, उसी बंध को क्या बोलते हैं? आपका उप सहसंयोजक बंध या उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। और उप सहसंयोग बंध के द्वारा जो बना हुआ यौगिक होते हैं उसे उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इसे संकुल यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मैं परिभाषा के रूप में लिखूंगा, उसको लिख के भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका है कि उप सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं और उप सहसंयोजी बंध के द्वारा कैसे आपका उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। अब सोचने वाली बात है कि ये उप सहसंयोजी यौगिक नामक पदार्थ आया कैसे, ये मार्केट में आया कैसे, इसका उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, ठीक है। अब उसको समझते हैं कि ये मार्केट में आया कैसे, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज तो अलग है और थ्योरिकल नॉलेज अलग है। तो दोनों को क्या करेंगे? मैच करेंगे, ताकि हमारा ज्ञान अधूरा ना रहे, ठीक है। क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक, जानो तो पूरा जानो वरना मत जानो, ठीक है, ये मेरा रूल है। क्लियर हुआ? तो हम लोग चल, ये तो पूरा समझ में आ चुका है कि उप सहसंयोगिक में उप सहसंयोगिक बंध कैसे बनते हैं और किस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता। और प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर उसको संतुलित करने के लिए क्लोरीन आया। तो पहला ये अमोनियम आयन के रूप में था, फिर क्लोरीन आया तो क्या बन गया? आपका अमोनियम क्लोराइड। अब ये उप सहसंयोजी यौगिक एक प्रकार का। अब देखो इधर में कुछ यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा हुआ हूँ। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या समझेंगे कि उप सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो मार्केट में आया कैसे, ठीक है, इसका माने बना कैसा बनेगा और उसको सिखाता हूँ कैसे ये बनता है। ये तो एक तो एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोग को इंट्रो, पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि उप सहसंयोजक यौगिक बनते कैसे हैं और उप सहसंयोजक यौगिक मार्केट में आया कैसे और उप सहसंयोजक यौगिक का क्या उपयोग उसको भी बता दूंगा, ठीक है। इस पार्ट में केवल इस जो पार्ट है ये स्टार्टिंग किए हैं हम लोग, क्या किए हैं? अध्ययन उप सहसंयोजक यौगिक। बार बार नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक, जिसमें आप लोग को बता दिया हूं कि उप सहसंयोगिक बंध कैसे बनते हैं, किस प्रकार बॉन्ड साइन होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, और यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से बना हुआ है। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे और इसका प्रैक्टिकल और थ्योरिकल अलग होता है, इसे इसको और समझाता हूँ डिटेल में कि मार्केट में आया कैसे, कैसे पता चला कि कुछ उप सहसंयोजक यौगिक हमारे प्रकृति में होते हैं और कैसे ये बनते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पर
इसमें देखो पहला आपका सूत्र है ना, कोबाल्ट है, यहाँ पर CO दिख रहा है, COCl3.6NH3। दूसरा देखो COCl3 5NH3। तीसरा देखो COCl3 4NH3। अब सोचो इसमें से आपको कितने क्लोरीन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, 3 क्लोरीन, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 3 क्लोरीन। आया क्लियर, समझ में आ चुका है। अब देखो इसमें भी देखो दूसरा में आपका कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। अपेक्षा समझ लो इसको, आपका अपेक्षा ये है, सोचने वाली बात है ना, सोचेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से 3 क्लोरीन निकलेंगे, यहाँ से भी कितने क्लोरीन निकलेंगे, तो यहाँ से भी आपका 3 क्लोरीन निकलेंगे। अब देखो यहाँ से कितने क्लोरीन निकलेंगे, तो यहाँ से भी आपका 3 क्लोरीन निकलेंगे, Cl3। आया समझ में। देखो यहाँ पर Cl3 और आपका Cl3, तो यहाँ पर कितने कितने क्लोरीन निकल गए, यहाँ Cl3 और Cl3। और Cl क्या होते हैं आपका, क्लोरीन माइनस आयन होते हैं। क्या होते हैं आपका, माइनस आयन। अब मान लो इसमें हम लोग मिला देते हैं AgNO3 मिलाने पर, यहाँ पर लिख देता हूं AgNO3 मिलाने पर। मार्केट में कैसा है इसको समझा रहा हूं ना, कैसे बनता है AgNO3 मिलाने पर। अब Ag क्या है, प्लस है। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि यदि AgNO3 को मिलाएंगे, क्लोरीन कितना है 3, तो AgNO3 को मिलाएंगे तो कितने मोल बनेंगे यहाँ पर, AgCl क्या बनेगा, AgCl बनेगा ना, AgCl बनेगा। क्या बनेगा, AgCl। अब यहाँ पर देखो Cl3 है और Ag हमारे पास है, तो कितने मोल बनेंगे, तो यहाँ पर बनेंगे 3 मोल। कितने बनेंगे, 3 मोल AgCl। यहाँ पर भी अगर वही रहेगा 3 मोल AgCl। यहाँ पर ऊपर लिखना, आपको समझ जाना है, ठीक है। AgCl बनेगा, ठीक है। 3 मोल इसमें भी बन गया, 3 क्लोरीन है तो 3 मोल बनेगा। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 मोल यहाँ भी बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, 3 मोल AgCl। यहाँ पर 3, देखो इसमें 3 क्लोरीन है, हमने क्या मिलाया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। सिल्वर नाइट्रेट मिला दिए तो Ag, यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन निकला हुआ है, तो 3 मोल क्या बनेगा, AgCl। यहाँ पर भी 3 मोल 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3 मोल आपका AgCl। यहाँ पर भी 3 क्लोरीन है, 3 मोल AgCl। ये आपका थ्योरी बोलता है। क्या बोलता है, थ्योरी, जो अक्सर आप लोग को स्कूलों में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं किसी शिक्षक को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग को बेसिक समझना है, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप लोग को ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली कितना बनता है, प्रैक्टिकली कितना बना इसको समझेंगे। प्रैक्टिकल करते हैं इसका, तो कितना बनता है, पहले वाले का बनता है, देखो यहाँ पर 3 मोल का 3 मोल ही बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला बनता है 2 मोल प्रैक्टिकल में, और तीसरा वाला बनता है 1 मोल। आए समझ में। अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखो COCl3 6NH3, यहाँ पर देखो कोबाल्ट है ना, फिर Cl3 6NH3, इसमें अगर निकालेंगे 3 क्लोरीन निकल गया, इसमें से निकालेंगे 3 क्लोरीन निकलेगा, इसमें से निकालेंगे 3 क्लोरीन निकलेगा। अब इस जो क्लोरीन निकला है उसमें क्या मिला दिया हमने, AgNO3, क्योंकि माइनस को संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और प्लस को संतुलित करने के लिए माइनस चाहिए, ये समझ के चलो, ठीक है। तो हमने Cl3 में क्या मिला दिया, AgNO3, अर्थात इस कंपाउंड में हमने मिला दिया, ठीक है। कौन सा कंपाउंड में, CO माने कोबाल्ट, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, इस पूरे कंपाउंड में हमने क्या मिला दिया, अलग, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या मिला दिया, AgNO3, तो क्या बनेगा, AgCl। क्या बनेगा, AgCl। तो पहले वाले में कितने मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल। दूसरे वाले में कितना बनेगा, 3 मोल। तीसरे वाले में कितना बनेगा, 3 मोल। ये आपका थ्योरिकल है, आए समझ में। प्रैक्टिकल देखते हैं तो पहले वाले कितना बनेगा, 3 मोल, दूसरे वाले का 2 मोल, और तीसरे वाले का 1 मोल। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपका इसका स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा कि उप सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन छोटा सा, अब इसी के बेस में इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि मार्केट में उप सहसंयोजन यौगिक नामक पदार्थ आया कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये समझ में आएगा। फिर हम परिभाषा के रूप में चलेंगे, जिसको हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं, वो तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलो तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो पहले क्या देखते हैं, CO, दूसरा CO, तीसरा आपका CO। यहाँ पर देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +3 होता है। क्या होता है? +3। पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कितना होता है? +3। चलो अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट कक्षक खाली है, कोबाल्ट कक्षक खाली है, और कक्षक खाली मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वो लेगा, इलेक्ट्रॉन वो लेगा, उप सह संयोजी बंध का निर्माण करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा और उसको बांध लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है भाई? तो यहाँ पर देखो किसके पास है? NH3। देखो यहाँ पर NH3 बताया था ना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पर देखो कितने पेयर है? 6 पेयर है। इसको कितना पेयर चाहिए कोबाल्ट को भाई? 6 पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। देखो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में, कौन सा संरचना है? आप कमेंट कर सकते हो भाई। अष्टफल की पढ़े नहीं पढ़े हो? ये देखो आए समझ में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इतना क्लियर हो गया? तो हमारे पास 6 क्या है? क्लोरीन। 6 क्या है? सॉरी, आपका अमोनिया। तो यहाँ पर ले लो पहला NH3 एकाकी इलेक्ट्रॉन में किसको दे दिया? कोबाल्ट को। तीर के निशान देखो। दूसरा देखो NH3, तीसरा देखो NH3, NH3, NH3 और आपका ये NH3। इतना क्लियर है? बन जाएगा। अब इसको क्या करें हम लोग? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये बन गया आपका उपसहसंयोजी यौगिक, और यहाँ पर उपसहसंयोजक बंद, समझो। इतना क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या बच चुका है? 3 क्लोरीन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 3 क्लोरीन बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3Cl माइनस के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? ये माइनस के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है कोबाल्ट का? तो यहाँ पर रहेगा +3। अब देखो +3 -3 कितने मोल बना लिए? 3 मोल। इसको आपको समझना है, बाद में मैं समझा दूंगा। अब दूसरा देखो, दूसरा मोही रहेगा, इसको भी 6 पेयर चाहिए। 1, 2, 3, 4, अष्टफल की संरचना है 5, और आपका ये 6। तो चलो यह 5 आपका क्या है? अमोनिया। करते हैं इसको NH3, 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 आपका NH3। इस प्रकार से क्लियर हो गया? अब इसको देखो यहाँ पर ये तो 5 आपको दे दिया। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। 3 क्लोरीन है यहाँ पर। क्या है आपका? क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन क्या होता है? आके जुड़ जाता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? क्या चाहिए इसको? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। क्या बनाने के लिए? अपने कक्षक को भरने के लिए। अब देखो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये दूसरा फर्क पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पहला हो गया, आपको ये दूसरा है, समझो। ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक क्लोरीन किसके अंदर आ गया? ब्रैकेट के अंदर आ गया, जो बाहर नहीं जा सकता। तो कितने क्लोरीन बचे यहाँ पर? 2 क्लोरीन बचा हुआ है भाई। 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन अंदर आ गया, 2 क्लोरीन बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 क्लोरीन करेंगे। 2 क्लोरीन आया समझ में? अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट का, कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट का ऑक्सीजन संख्या होता है +3। तो +3 -1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जुड़ गया एक क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो अब तीसरा वाला समझते हैं। तीसरा वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये 2 हो गया कोबाल्ट। इसको भी कितना चाहिए भाई? इसको भी 6 पेयर चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और आपका ये 6। इस प्रकार से
ये भी आपका अष्टफल की संरचना है। देखो यहाँ पर NH3 4 हैं, तो NH3 1, NH3 है ना, और आपका NH3। अब देखो यहाँ पर चार चार दे दिया इसको, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गया किसको, कोबाल्ट। क्योंकि कोबाल्ट भूखा है समझो, इसको 6 पेयर चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3, तो यहाँ पर देखो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन अंदर आ चुका है, मैं 2 क्लोरीन बाहर अब नहीं जा सकता, तो कितने क्लोरीन बचे, केवल 1 क्लोरीन बचे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +3, तो 2 तो बैलेंस कर दिया, तो +3 -2 करेगा क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर कितना क्लोरीन बच गया, केवल 1 क्लोरीन बच गया। आए समझ में, 1 क्लोरीन बच गया। अब देखो यहाँ पर ये तो थियोरिटिकल ये था कि इसमें 3 मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल AgCl बनेंगे, 3 मोल AgCl बनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्या बोलता है कि पहले वाले में 3 मोल बनेंगे, चलो बनेंगे भाई, हम लोग भी एग्री करते हैं, और दूसरा में 2 मोल बनेगा, और तीसरा में 1 मोल बनेगा। कैसे में, देखो यहाँ पर कितना है क्लोरीन हमारे पास, ये 3 क्लोरीन पहले वाले में, तो यहाँ पर क्या बनेगा AgCl3 में 3 मोल बनेंगे, 3 आया समझ में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 2 क्लोरीन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बनेंगे 2 मोल। अब देखो यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 मोल। आया समझ में। अब तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है आपका उप सहसंयोजक यौगिक का। क्लियर हुआ, प्रैक्टिकल एंड द थ्योरिटिकल मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ चुका है, बन जाएगा। चलो अब देखो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। ये तो आपका अमोनिया वाला समझ में आ चुका है, एक बार संरचना वाले का देख लो। पहला हमारे पास फार्मूला है कोबाल्ट का COCl3.6NH3 है ना, COCl3 5NH3 COCl3 4NH3। इसका नाम करना मैं सिखाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब देखो मैं संरचना बताया, ये तो 3 मोल बना, ये दो आपका 2 मोल बना, किस प्रकार बना आपको समझ में आ चुका है। ये भी आपका देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन माने 6 आपका इलेक्ट्रॉन को पेयर चाहिए समझो, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। तो पहले वाला तो ठीक है, पहले वाला समझ में आ चुका है, 3 मोल बना। दूसरे वाले में देखो यहाँ पर क्लोरीन ने दे दिया, 5 अमोनिया था, क्लोरीन ने दे दिया, तो क्या बन गया आपका 2 मोल बना, और इसी प्रकार इसमें आपका 1 मोल बना। इसीलिए इसका प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है कि उप सहसंयोजन यौगिक कैसे मार्केट में आया, और उप सहसंयोजन यौगिक कैसे बनते हैं, और उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, समझ में आ चुका है ना। अब इससे में हमें क्या पता चलता है, इसके अंदर उपस्थित जो पदार्थ है वो बाहर नहीं जा सकते। ब्रैकेट के अंदर जो पदार्थ हैं, जो आपका अणु परमाणु जो यौगिक हैं, वो बाहर नहीं जा सकता। इसमें से बाहर नहीं जा सकते, इसमें से बाहर नहीं जा सकते। इतना क्लियर हो गया ना। इसमें 3 मोल बना, इसमें 2 मोल बना, इसमें आपका 1 मोल बना, क्योंकि कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट को क्या चाहिए 6 जोड़ी, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। तो यहाँ तो ये अमोनिया दे दिया, NH3 दे दिया, लेकिन यहाँ पर 5 ही था, तो यहाँ पर क्लोरीन ने दिया, तो 1 क्लोरीन कम हो गए। ठीक है, यहाँ पर 4 अमोनिया था समझो, मैं ये NH3, तो 2 दे दिए, 2 क्लोरीन ने दे दिया, तो 6 इसका कंप्लीट, इसका भी, इसको भी मिल गया और इसको मिल गया। आया समझ में। तो यहाँ पर क्लोरीन का भी घर बस गया, कोबाल्ट का भी घर बस गया। देखो यहाँ पर तीर का निशान क्या शो कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोबाल्ट को, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोबाल्ट को। आया समझ में। तो इस प्रकार उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है, और उप सहसंयोजक यौगिक का फॉर्मेशन इस प्रकार होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है, और समझ में आ चुका है, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और हम स्टार्ट कर चुके हैं कक्षा 12वीं रसायन, जो हर चैप्टर को पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ साथ कक्षा 12वीं जो बोर्ड एग्जाम है, NCERT का बोर्ड एग्जाम है, कोई भी हो, कोई भी UP बोर्ड हो चाहे CG बोर्ड हो, लेकिन मुख्यतः हम CG बोर्ड के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, आपका अध्यापन करा रहे हैं हमारे विद्यालय के माध्यम से, RKS ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वही फिर दोहराता हूँ, क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आप हमारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है,
आया समझ में? इसको और समझाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका मैं परिभाषा रूप लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका मैं शब्द रूप में लिख दिया हूँ कि उपसहसंयोगी किसे कहते हैं। बाकी आप लोग समझ में आ चुका क्या है, बस लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो इसमें इसको समझना है, एग्जाम्पल दिया था, समझाया था कैसे बनता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु। जो कोबाल्ट क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है ना, धातु परमाणु उदासीन अणु परमाणु अथवा आयनों के साथ उप सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। उदासीन, तो उदासीन यहाँ पर क्या है आपका, ये N3 क्या है आपका, उदासीन अणु होता है। और आपको यहाँ पर ऋण आयन, देखो अत्यधिक ऋण आयन क्या है आपका, क्लोरीन है। इन दोनों के साथ क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या है, देखो जुड़ा, तीर का निशान देखो शो कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर नहीं जा रहे हैं। मैंने कौन सा बंध बन रहा है यहाँ पर, उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, जुड़ा होता है। उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या संकर यौगिक कहलाते हैं। आए समझ में? देखो यहाँ पर इसको चित्र को देखो, बना हुआ है डायग्राम, इसको भी समझना है। और परिभाषा देखो, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है आपका, केंद्रीय धातु परमाणु है। उदासीन अणु परमाणु, अब देखो यहाँ पर NH3 उदासीन है। आयन देखो, तो यहाँ पर Cl क्या है आपका, आयन है, के साथ उप सहसंयोजक बंध। ये जो बंध बना है, कौन सा बंध है आपका, ये उप सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक, या आपका संकुल यौगिक, या आपका संकर यौगिक कहते हैं। आया समझ में? एकदम सरल है। परिभाषा शुरू से बता दे रहता तो आपको केवल परिभाषा तक ही सीमित रहते, कैसे निर्माण होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे मार्केट में आया, कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, कैसे बंध बनता है, ये सब आप समझ में नहीं आए रहता तो क्या कह रहते, फिर रटे रहते। तो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से आपका उप सहसंयोजक यौगिक। ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, है ना, उदासीन परमाणु या उदासीन अणु या आयन अत्यधिक ऋण आयन से उप सहसंयोजक द्वारा बंद होकर या उप सहसंयोजक द्वारा बंध का निर्माण करके क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसको अपनी ओर बांध लेता है। और उसके बंधने से क्या बंध बनता है, उप सहसंयोजक बंध द्वारा बनता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अर्थात उप सहसंयोजक बंध के परिणाम स्वरूप बनने वाले यौगिक को उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और कैसा बनता है ये उप सहसंयोजक बंध। आए समझ में? यदि पहले वाले परिभाषा आप लोग को दिक्कत दे रहा है तो दूसरा वाला देख लो। जब कोई धातु कोबाल्ट क्या है, धातु अत्यधिक ऋण आयन, क्लोरीन क्या है, अत्यधिक ऋण आयन, या उदासीन अणु क्या है आपका, अमोनिया से जुड़ी होती है, तब संकुल यौगिक बनाता है या संकुल यौगिक बनता है। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपका उप सहसंयोजक यौगिक के अंतर्गत इसका परिभाषा, मैंने किसको उप सहसंयोगिक कैसे कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं और मार्केट में कैसे आया, इसके बारे में कैसे पता चला, आपको पूरा समझ में आ चुका है, हमारे पूरा इंट्रो समझ में आ चुका है। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित वर्नर का सिद्धांत, फिर उसका IUPAC नामकरण। इस प्रकार धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी बताओ कि हमारे द्वारा RKS ऑनलाइन क्लास के द्वारा क्लास 12वीं का क्लास स्टार्ट हो चुका है। बायो का एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जल्दी से जल्दी करेंगे और पूरा डीपली तक समझ देंगे। और पूर्व में जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले मैंने 2017, 2018, 2019 उन सब क्वेश्चन को हल कराए जाएंगे और अलग से और क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर आप लोग का मंथली टेस्ट भी होगा। इस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुलने का भी कोई चांस नहीं है। स्कूल खुलेगा तो 15 अगस्त के बाद खुलेगा और आधा चैप्टर ऑनलाइन क्लास पढ़ाई होगा। ठीक है, और आधा चैप्टर ऑनलाइन क्लास पढ़ाई होने के साथ साथ सिलेबस में भी कटौती होगी। उससे पूरा प्रिपेयर कर लो, तैयारी कर लो घर में ही। ठीक है, धन्यवाद।